आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही बड़े और जबरदस्त लोकतांत्रिक प्रयोग के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार को, शासन को सीधे गांव-गांव तक यानी बिल्कुल जमीनी स्तर तक ले जाता है। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की जड़ें एक बहुत गहरी सोच में है। महात्मा गांधी का ये सपना था कि असली भारत गांव में बसता है और सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब हर गांव अपने आप में एक छोटा सा गणराज्य बन जाए जो अपने फैसले खुद ले सके। यही सोच इस पूरे सिस्टम की नींव है। और गांधी जी का वो सपना, आज उसकी हकीकत देखिए इस नंबर में 1.4 मिलियन यानी 14 लाख। आज 14 लाख से ज्यादा महिलाएं भारत की ग्रामीण सरकारों में चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी लेवल पर इतनी सारी चुनी हुई महिलाएं एक साथ नहीं हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में क्रांति है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। हाँ, गांव की पंचायतें या सभाएं, ये कॉन्सेप्ट तो भारत में सदियों से रहा है, लेकिन असल ताकत वो इनके पास ज्यादातर वक्त नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी शक्ति को जमीन तक पहुंचाने का सफर कैसा रहा। देखिए, ये सफर कितना लंबा रहा है। वैदिक काल में सभा और समिति हुआ करती थी, फिर आजादी के बाद कई कमेटियां बनी। जैसे 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम का आइडिया दिया। लेकिन जो असली गेम चेंजर सुझाव था वो 1986 में LM सिंघवी कमेटी से आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर पंचायतों को सच में ताकतवर बनाना है तो उन्हें संविधान में जगह देनी होगी, एक संवैधानिक दर्जा देना होगा। और बस उसी सिफारिश ने रास्ता बनाया 1992 के 73वें संविधान संशोधन के लिए। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत में ग्रास रूट डेमोक्रेसी की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक संवैधानिक हकीकत बन चुका था। तो इस कानून ने बनाया क्या? इसने एक बहुत ही क्लियर 3 टियर स्ट्रक्चर खड़ा किया। सबसे नीचे गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति, जो एक तरह से गांवों और जिले के बीच एक पुल का काम करती है। और सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग और सुपरविजन देखती है। अच्छा, तो सिर्फ ढांचा नहीं बनाया गया बल्कि बहुत मजबूत नियम भी बनाए गए, जैसे कि हर 5 साल में डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। इन चुनावों को करवाने के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। और सबसे ज़रूरी बात, रिजर्वेशन। SCs और STs के लिए उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व की गईं। और जो शायद सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम था, वो था महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। और ये जो आखिरी पॉइंट था ना, महिलाओं के लिए आरक्षण, ये इस पूरे संशोधन का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट लेकर आया। इसने सचमुच लाखों महिलाओं के लिए राजनीति के वो दरवाजे खोल दिए जो सदियों से उनके लिए बंद थे। और इसका नतीजा जबरदस्त है। आज की तारीख में पंचायतों में करीब 46% चुनी हुई प्रतिनिधि महिलाएं हैं। याद रखिए, कानूनन आरक्षण सिर्फ 1/3 यानी 33% का था। ये उससे कहीं ज्यादा है। इस एक पॉलिसी ने लोकल गवर्नेंस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ सीटों पर बैठ जाना ही सब कुछ नहीं होता है ना। जो वादा किया गया था और जो जमीन पर हकीकत है, उसके बीच एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी है। देखिए, डेटा और रिसर्च बार बार एक ही चीज़ दिखाते हैं। जब महिलाएं लीडरशिप में आती हैं तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। जहां पुरुष प्रधान पंचायतें अक्सर सड़क, बिल्डिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर देती हैं, वहीं महिला प्रधान पंचायतें पानी, स्वास्थ्य, साफ सफाई, शिक्षा मतलब सोशल डेवलपमेंट के मुद्दों को सबसे आगे रखती हैं। चलिए इसको एक असल कहानी से समझते हैं। बात है राजस्थान के अजमेर जिले की। वहाँ कुछ महिला सरपंचों ने मिलकर तय किया कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बच्चों की पढ़ाई होगी। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने लड़कियों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर्स शुरू किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स को जमीन पर उतारा। और नतीजा ये कि सिर्फ 5 साल में उनके इलाके में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 35% तक कम हो गया। ये होता है महिला लीडरशिप का जमीनी असर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है एक बहुत बड़ी चुनौती जिसे सरपंच पति सिंड्रोम कहा जाता है।
इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि महिला चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन असल में सारा काम, सारे फैसले पर्दे के पीछे से उसका पति या घर का कोई और मर्द ले रहा होता है। वो सिर्फ नाम के लिए सरपंच होती है। और ये सरपंच पति वाली प्रॉब्लम अकेली नहीं है, और भी कई मुश्किलें हैं। अक्सर पुरुष सहकर्मी या सरकारी बाबू उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। गवर्नेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी होती है, पैसों और बजट पर उनका कोई खास कंट्रोल नहीं होता, और समाज का जो ढांचा है वो भी कई बार उन्हें मीटिंग में खुलकर बोलने से रोकता है, उनकी आवाज दबा दी जाती है। तो ये तो साफ है कि 73वें संशोधन ने एक दरवाज़ा खोला, एक बहुत बड़ा और ज़रूरी दरवाज़ा। तो अगर कोई पूछे कि पंचायती राज है क्या, तो ये संविधान के भाग 9 में बताई गई स्थानीय स्वशासन की यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की एक पूरी व्यवस्था है। ये महज एक ख्याल नहीं है, बल्कि कानूनों और प्रक्रियाओं का एक बहुत मजबूत ढांचा है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये ढांचा किन स्तंभों पर, किन पिलर्स पर खड़ा है। चलिए उन खास संवैधानिक आर्टिकल्स को समझते हैं जिन पर पूरी पंचायती राज व्यवस्था टिकी हुई है। इसकी नींव में 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला है आर्टिकल 243A, जो ग्राम सभा यानी गांव के सभी वोटर्स को सीधे शक्ति देता है। दूसरा 243B, जो गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पर 3 टियर का ढांचा बनाता है। और तीसरा है 243E, जो 5 साल का एक फिक्स्ड कार्यकाल तय करता है ताकि स्थिरता बनी रहे। लेकिन कोई भी ढांचा असली ताकत के बिना तो अधूरा ही है ना? और ये ताकत आती है इन आर्टिकल्स से। आर्टिकल 243G पंचायतों को 29 अलग-अलग विषयों पर काम करने का अधिकार देता है। फिर 243I राज्य वित्त आयोग के जरिए उन्हें पैसों के मामले में आज़ादी देता है। और 243K निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। सच कहूं तो यही वो आर्टिकल्स हैं जो पंचायतों को स्वशासन की असली शक्ति देते हैं। एक ऐसा प्रावधान है जिसने सिर्फ स्थानीय शासन का तरीका नहीं बदला, बल्कि इसने लाखों महिलाओं के लिए राजनीति में आने के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। आर्टिकल 243D सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, ये एक पूरा समावेशी ढांचा है। ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी आरक्षण की बात करता है। लेकिन इसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान वाकई एक ऐतिहासिक कदम है जो शासन में लैंगिक समानता की नींव रखता है। तो इन सभी आर्टिकल्स और प्रावधानों का सार क्या निकलता है? इसे 3 मुख्य बातों में समझ सकते हैं। पहला, ये स्थानीय सरकारों को संवैधानिक सुरक्षा देता है जिससे वो मजबूत होती हैं। दूसरा, ये फैसले लेने की ताकत को बड़ी-बड़ी राजधानियों से निकालकर हमारे गांव और मोहल्ले तक लाता है। और तीसरा, जैसा हमने अभी-अभी देखा, ये शासन में महिलाओं और वंचित समूहों की आवाज को एक गारंटी देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि पंचायती राज सिर्फ एक प्रशासनिक ढांचा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, ये लोकतंत्र को उसकी सबसे बुनियादी इकाई से, यानी हम सब नागरिकों से, सशक्त बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है।